हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट पेपर 2021 केमिस्ट्री के पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो जो वॉइड्स होते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, उसको आपसे पूछा गया है किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल में। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है, उस हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ये उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसके इक्वल होंगे, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम क्या है जी, 6 है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और इस तरीके से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 6 होगा, और इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। अब इसमें देखिए आपको सीक्वेंस पूछा है कि पहले टेट्राहेड्रल होना चाहिए फिर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, तो ऑप्शंस में अपने को वैसा ही जाना है। ठीक है, देखिए 2 ऑप्शंस में 6 और 12 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन दोनों में हमें कौन सा लेना है जिसमें टेट्राहेड्रल पहले है, तो टेट्राहेड्रल 12 है और ऑक्टाहेड्रल कितना है, 6 है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 6 एंड 12, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा जी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जर्कोनियम दिया है और इसका एटॉमिक नंबर 40 दिया है, हॉफनियम दिया है और इसका एटॉमिक नंबर 72 दिया गया, और बोला गया है कि इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है और आयनिक रेडियाई होता है वो सिमिलर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये दोनों के दोनों क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका साइज जो होता है वो धीरे धीरे सिमिलर होने लगता है। इसके पीछे रीजन होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने से जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इनकी साइज जो होने लगता है वो क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए आउटर मोस्ट सेल पे में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर न्यूक्लियस का पूल बढ़ता है, और इस तरीके से इनका साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन में बोला गया कि ए गिव्स बी, इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया है वो -4.2 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ है, दैट इज़ 9.6 किलो जूल पर मोल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन। ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी रखा गया, इस पे प्रोगेशन ऑफ रिएक्शन रखा गया सभी में। तो यहाँ पे ए जो है वो रिएक्टेंट है और बी जो है प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे डेटा क्या दिया गया है, डेटा की अगर बात करें तो डेटा हमको दिया है डेल्टा एच जो आ रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में दिया गया, यानी ये रिएक्शंस कैसा होगा, ये रिएक्शंस आपका एक्सोथर्मिक होगा। अब देखिए डेल्टा एच निकालते कैसे हैं, डेल्टा एच निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपका नेगेटिव कब होगा, जब एच आर की वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एच आर की वैल्यू जिस रिएक्शन में ज़्यादा होगा, किससे, एच पी से, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो नेगेटिव आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए है, जबकि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी है, यानी यहाँ पे बी का एनर्जी ज़्यादा है ए से, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है ए से, तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ डेल्टा एच वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। दूसरा केस देखिए यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी
ज़्यादा है जबकि बी का पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो यहाँ रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो ये ऑप्शन है ये आपका क्या है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होता है इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस एक्टिवेशन एनर्जी के भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि ट्रीटियम है और ट्रीटियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन होता है और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का। तो इससे पूछा गया है कि बताइए कि ये क्या इमिट करेगा। तो देखिए जो हमारा ट्रीटियम होता है, ठीक है, और ट्रीटियम को हम लिखते हैं H13। जब ये ब्रेक होता है तो हमें हीलियम देता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हमारा बीटा है और ये जो है ये एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो आंसर होगा बीटा, यहाँ से पार्टिकल्स निकालता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीसी डिफिशियंसी डिजीज़ जो होता है वो कैसे होता है। तो देखिए ये जो डिजीज़ होता है ये हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 56। इसमें आपको दिया गया है कि मोलार कंडक्टेंस आपको यहाँ पे दिया गया है। मोलार कंडक्टेंस जो है किसका, NaCl HCl एंड सोडियम एसीटेट का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपको दिया गया 126.45, 426.16 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH यानी एसिटिक एसिड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज, चूज द राइट ऑप्शंस फॉर योर आंसर। तो देखिए ये कोलरॉच लॉ जो हमने पढ़ा था उसी पे आपको यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, ये मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये NaCl का हो गया। उसी तरीके से ये देखिए ये HCl का आपको दिया हुआ है और उसी तरीके से आपका सोडियम एसीटेट का भी यहाँ पे दिया गया। अब देखिए हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है एसिटिक एसिड का। तो देखिए हमको एसिटिक एसिड कैसे बनाना है। तो देखिए एसिटिक एसिड के लिए आपको CH3COH चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, H चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और इसको इनमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने जो आपका एसीटेट है सोडियम एसीटेट, उसमें हमने HCl को ऐड किया है और माइनस किया है NaCl को। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, तो इससे हमारा CH3COH बन जाएगा और सभी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 309.71। और यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा 390.71 और ये हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर से है और यहाँ पे आपको सीधा एक नेम दिया हुआ है और इसका स्ट्रक्चर बताना है और नेम क्या है, 2,6-डाईमिथाइल डेक 4-इन। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर दिया हो और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले उसमें वर्ड रूट देख लीजिए। तो यहाँ 10 है, यानी जो मेन चेन होगा उसमें 10 कार्बन होगा और उसमें 4th पोजीशन पे अगर आप देखिएगा तो 4th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड होगा और 2 और 6 पोजीशन पे आपका क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप आपका होगा। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर्स में हम नंबरिंग करते हैं। देखिए नंबरिंग करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने इधर से नंबरिंग करना शुरू किया तो हम देख रहे हैं कि जो 4th है उस पर तो हमारा एल्कीन आ गया, साथ ही साथ 2 और 6 पे क्या है, डाईमिथाइल। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम टेम्परेचर डैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। तो देखिए मेटलर्जी का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देखिएगा कि ब्लास्ट फर्नेस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव किया जाता है
वो किया जाता है 2200 केल्विन एंड 2200 केल्विन, और हमारा बी आंसर यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें आपसे दिया गया है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली। देखिए हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है ये आपको टेस्ट देता है प्राइमरी अमाइन का, ठीक है। तो ये जो हिंसबर्ग आपका रिएजेंट होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है डेट इज C6H5SO2Cl, और ये हमेशा रिएक्ट करता है किससे, 1 डिग्री अमाइन से, ठीक है। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हिंसबर्ग्स रिएजेंट है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, इसका रिएक्शन हमने अमाइन से कराया, प्राइमरी से कराया। तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। और ये जो होता है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए ये इस तरीके का एक कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये आपका सॉल्युबल होते हैं, किस में, अल्कली में सॉल्युबल होते हैं। तो ये किससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्ट कर रहा है किससे, प्राइमरी अमाइन से। तो आपको अब इसमें प्राइमरी अमाइन चेक करना है। तो देखिए ये तो नाइट्रो ग्रुप है, ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये अमाइन है, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पे भी अमाइन है लेकिन ये टर्शियरी अमाइन है, और यहाँ पे भी अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि द फॉलोइंग सॉल्यूशन वे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम। यहाँ पे आपको ग्लूकोज दिया गया है, और इसका वॉल्यूम दिया गया है 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, और इसका प्रेशर P1 है। यूरिया है, ठीक है, और इसका भी 10 ग्राम दिया गया है, और 250 मिलीलीटर इन वाटर, और इसका प्रेशर जो है P2 है। एंड थर्ड वन दिया गया है, ये आपका क्या है, सुक्रोज है, और इसका भी अमाउंट सेम है, और वॉल्यूम भी आपका सेम है, लेकिन इसका प्रेशर कितना दिया गया है, 3 दिया गया, P3 दिया है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखिए हमने एक ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, PV = nRT, ठीक है, जहाँ पे P जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम को, R को, T को, ये सब कांस्टेंट कर दें, ठीक है, R तो कांस्टेंट होता है, T और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, तो देखिए सब में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में आप देखिएगा कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल के, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है। अब देखिए मोल अगर आप निकालने चलिएगा, तो अगर मोल को देखें तो मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास या मोलार मास। तो अगर गिवन मास कांस्टेंट है सब में देखिए सब में 10 ग्राम है, सभी में 10 ग्राम है, तो अब जो मोल की वैल्यू आएगा वो उसके लिए कम आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब चलिए सबका मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं ग्लूकोज का मोल निकालूंगा तो 10/180 करूँगा, मान लेते हैं इसका N1 है। दूसरा जो है आपका CH4N2O का करते हैं, तो इसका आएगा 10/76, और ये N2 है, और सुक्रोज का 10/, अब देखिए 342, इसको N3 मान। अब देखिए इसमें सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, 342 का, यानी N3 का जो वैल्यू होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद किसका कम वैल्यू होगा, 180 वाले का, और सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू होगा, 76 वाले, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका मोल ज़्यादा होगा। तो अगर हम मोल का ऑर्डर देखें तो N2 ग्रेटर देन होगा N1, N1 ग्रेटर देन होगा N3। तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के। तो इस तरीके से अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का आप ऑर्डर देखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। तो आप यहाँ पे देख लीजिए P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61, और इसमें से आपसे पूछा गया कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पे एक एल्कीन दिया हुआ है और इसमें रिएक्शंस कराना है HBr से, और यहाँ पे एक पेरोक्साइड दिया गया है। तो देखिए इसको बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। जब भी HBr का एडिशन होता है तो इसको हम बोलते हैं
हाइड्रो हैलोजिनेशन। और हमने ये पढ़ा था कि जब भी एल्कीन में HBr का एडिशन करेंगे या HX के एडिशन करेंगे तो यहाँ दो रूल हम लोग फॉलो कर रहे थे, एक तो मार्कोनिकप्स रूल और एक एंटी मार्कोनिकप्स रूल, और वो भी तब होगा जब ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा। तो देखिए ये एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर का ग्रुप अलग है और इधर का ग्रुप अलग है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पेरोक्साइड बॉन्ड है, यानी ये पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकप्स रूल होता है, ये हमने पढ़ा है। तो पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, और पेरोक्साइड के केस में हमारा क्या होता है, जब भी आप रिएक्शन कराइएगा HBr का अल्कीन के साथ तो एंटी मार्कोनिकप्स रूल होता है। और एंटी मार्कोनिकप्स रूल में अगर आप देखिएगा तो जो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें जो डबल बॉन्डेड होता है कार्बन, उसमें जो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ पे Br अटैच होता है, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट। तो ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें दिया गया है कि मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एनाल्जेसिक की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एक को बोलते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक, नारकोटिक पेन किलर होते हैं। तो इसमें आता है आपको मॉर्फिन, हेरोइन, ठीक है, जबकि आपका जो नॉन नारकोटिक होता है इसमें आपको आता है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला भी जो आपका है ये गलत है और सेकेंड वाला भी गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिया है नॉन नारकोटिक जो होता है एनाल्जेसिक वो मॉर्फिन, जो कि गलत है, और यहाँ पे दिया है नारकोटिक एनाल्जेसिक जो होता है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, जो कि गलत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबके हैलोजन के साथ बॉन्ड दिया गया है और आपको बॉन्ड एंथैल्पी बताया जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास ब्रोमीन है और आपके पास आयोडीन है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होगा। तो जब साइज इनका इंक्रीज होगा तो जब ये किसी के साथ बॉन्डेड होंगे तो ऊपर से नीचे आने पे इनका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ का क्राइटेरिया देख लीजिए, CI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा CBr से, CCl से एंड CF से। तो उल्टा इसका सोचिए, बॉन्ड एनर्जी CF का ज़्यादा होगा, CCl का कम होगा, CBr का कम होगा और सबसे कम CI का होगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो बी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। BF3 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि BF3 प्लेनार होता है एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो आपको क्या करना है, हाइब्रिडेशन बताना है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, BF3 है। अगर आप BF3 का क्या निकालिएगा, अगर आप BF3 का हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो देखिए इनका हाइब्रिडेशन आएगा sp2, और देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले में आपका आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पहले हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, और बाद में आना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी सीक्वेंस में आपका आंसर दिया गया। तो देखिए ये 2 वाले में sp2 है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, तो हमारा C आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे C जो होगा ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। which one among the following is the correct option, और राइट रिलेशनशिप CpCv फॉर 1 मोल आइडियल गैस। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रिलेशन होता है Cp - Cv = R, और ये यहाँ से आता है डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग इसको Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv,
और यहाँ से T निकल गया तो Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R हो गया, और इसको मैं इधर लाया तो Cp माइनस Cv और ये R हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि अमंग द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मेटल्स, जो ये हैलाइड्स हैं, मेटल हैलाइड्स हैं, ऑन विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर कोई कोवेलेंट है तो कोवेलेंट सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होना चाहेगा। लेकिन ये अल्कली अर्थ मेटल्स के क्या है, हैलाइड्स हैं। और देखिए अल्कली अर्थ मेटल्स के हैलाइड जो है वो आयनिक होते हैं। लेकिन हमने एक फजांस रूल पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास CaCl2, ये सब SrCl2, ये सारे आपके अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हैं, ठीक है, क्लोराइड है। अब देखिए अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो साइज ऑफ केटायन की बात करेंगे तो साइज ऑफ केटायन में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लार्ज साइज होगा वो देखिए किसका होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बेरिलियम से ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो आपका क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो पोलराइजिंग पावर होता है वो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है जी, तो पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है साइज ऑफ केटायन पे। यानी केटायन का अगर साइज क्या होगा, केटायन का अगर साइज कम होगा, डिक्रीज होगा, तो पोलराइजिंग पावर जो होगा वो इंक्रीज होगा, और पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, और जो कोवेलेंट होगा वही क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट होगा वो होगा BeCl2। तो बेरिलियम क्लोराइड जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 78% बायोवेट कार्बन, रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो हाइड्रोजन का है। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, और यहाँ पे एटॉमिक वेट कार्बन इज 12 होगा एंड हाइड्रोजन इज 1 होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले जो परसेंटेज दिया है उसमें आप क्या करिए कि इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके आप एक वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस वैल्यू में हम लोग देखेंगे, दूसरा जो है उसी तरीके से हम हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू आया, अब इन दोनों वैल्यू में से जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे हम दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का वैल्यू आया। अब 3.3 को हम लोग 3 मान लेते हैं, तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसमें दिया गया मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट टू इन। तो बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये किस पे बेस्ड है। तो देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हुआ कि HX का निकालना। तो जब आप HX को निकालिएगा एल्केन से तो डबल बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट होता है। अब देखिए डबल बॉन्ड जब क्रिएट होता है तो वैसे केस में आपको एक रूल होता है जो बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो ऐसे केस में अगर आप देखिएगा तो ये मोर स्टेबल होगा, और ये रूल जो होता है ये होता है सेट-जेप्स रूल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया और आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। तो ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको एसीटोन दिया गया है और यहाँ पे गिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के प्रेजेंस में, और आपसे एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बोले कि हमारा एसीटोन है, ठीक है, तो एसीटोन में हमारा क्या होगा, गिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा। देखिए गिग्नार्ड एजेंट क्या होगा, ये प्लस जाता है और ये माइनस जाता है, और ये माइनस वाला कहाँ के अटैक करता है, यहाँ पे, और ये इधर आके इस पे हो जाता है, तो उसके साथ ये चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट बना कुछ इस तरीके से बना, और जब हम यहाँ पे वाटर सप्लाई देते हैं तो ये जो होता है ये OH के साथ बाहर निकल जाता है और यहाँ पे H जाके अटैच हो जाता है, और इस तरीके से हमारे पास जो बनता है वो हमारा क्या बन गया,
इस तरीके का कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है। अब इस प्रोडक्ट का आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो 1 2 3 4 कर दिया, तो 2 पे मिथाइल है और आपके पास क्या है 4 है, 4 के लिए ब्यूटेन बोलते हैं, तो 2 मिथाइल और 2 पे क्या है आपका अल्कोहल भी है, तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखने जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आपको नोबेल गैस के बारे में पूछा गया है कि नोबेल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए नोबेल गैस जो होता है वो एस्पिरिंगली सॉल्युबल होता है, ये बात सही है, करेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा है कि नोबेल गैस है हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, ये पॉइंट जो है वो गलत है और यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। नोबेल गैस है जो वीक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, वंडवाल फोर्स कमज़ोर होता है, वीक होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड नोबेल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यस ये भी बात सही है। यानी आप कोई भी नोबेल गैस अगर लीजिएगा और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो हम लिखते हैं वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इनका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है कि pKb of the dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27, 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution. तो देखिए ये दोनों के दोनों, ये भी वीक, ये आपका वीक बेस है और ये जो होता है वीक एसिड है, और दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक सॉल्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों के दोनों वीक है, ठीक है, एक एसिड है और एक बेस है, और ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बना रहे हैं। इस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्ट बोलते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये बफर सॉल्यूशन का केस है, और बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेस के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था pH निकालने के लिए, 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, और वैल्यू को जब आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7.75। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया है NaCl, ग्लूकोज, स्टार्च, यूरिया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये जो हमारा है ये सब ट्रू सॉल्यूशन होता है, और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटा होता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट शो करता है कौन सा, क्लोइडल सॉल्यूशन, और स्टार्च जो सॉल्यूशन होता है क्लोइडल सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 73, और स्टेटमेंट दिया गया एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। यहाँ पे ये ऑर्डर आपको दिया गया जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। फिर स्टेटमेंट 2 बोला गया एट द साइज ऑफ द एलिमेंट FCl-Br इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बढ़ता है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HFCl-HBr जो होता है डिक्रीज होता है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो ये बात सही है, ठीक है। ऊपर वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। आप देखिए ऊपर से नीचे अगर आते हैं, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है साइज बढ़ने के चलते। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ए भी आपका सही है और स्टेटमेंट आपका बी भी आपका क्या है, सही है। तो ए आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन जो है वो क्या होता है। देखिए ये ADTA जो होता है वो लिगेंड होता है, और कैसा लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें ये 2 नाइट्रोजन है जो लोन पेयर डोनेट करेगा, एंड 4 जो है ऑक्सीजन एटम है जो लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होगा एंड 2 नाइट्रोजन होगा, तो आंसर होगा ए।
चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे आपको बॉयल्स लॉ का ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखिए बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ में P और V के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट होता है। और जब इनका हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो जब P वर्सेस 1/V खींचते हैं तो ये स्ट्रेट जाता है, ठीक है। और जब आप P/V यानी P और V के बीच में खींचते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आता है। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का ही दिया गया, यानी P वर्सेस V का ही खींचा गया। अब देखिए P वर्सेस V में अगर आपको ग्राफ खींचा गया है तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एक प्रेशर को कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारे पास 3 प्रेशर हो जाएगा, एक हो जाएगा P1, एक हो जाएगा P2 और एक हो जाएगा P3। अब देखिए Pv इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। अब हमने किसको कांस्टेंट मान लिया, V को कांस्टेंट मान लिया, N को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, R को कांस्टेंट मान लिया। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, T का, यानी जो सबसे ज़्यादा P होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो सबसे कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड एंड वेपर फेज, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका NCERT से क्वेश्चन दिया गया। देखिए सॉलिड स्टेट में पॉलीमर होता है और वेपर फेज में ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट का है जी, ये चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया। और वेपर फेज में डाइमर होता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, जोड़ते हैं तो डाइमर कहलाते हैं। तो हमारे पास आंसर है, एक तो सॉलिड स्टेट में चेन हो गया और वेपर फेज में डाइमर हो गया रेस्पेक्टिवली। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है, उनका हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे मरकरी है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है जी, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आइसोमर्स को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आइसोमर होगा, अगर सेम नहीं है तो आइसोमर नहीं है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया तो फिर हम चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। अगर फंक्शनल ग्रुप जो हुआ अगर सेम हो गया और डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट हुआ तो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। लेकिन अगर सेम हुआ तो सेम में 2 केस हो सकता है कि ये अगर मोनोवैलेंट हो सकता है और पॉलीवैलेंट या बाईवैलेंट हो सकता है। तो मोनोवैलेंट होगा तो फिर ये CI और PI में जाएगा, चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स में ले जाएंगे। लेकिन ये बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट होगा तो ये मेटामर्स शो करेगा और इसके लिए इनसे अटैच ग्रुप जो होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो बाई फंक्शनल है या पॉलीवैलेंट है, इनसे अटैच जो अल्काइल ग्रुप होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो कोई ग्रुप है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए 3 में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो होता है बाईवैलेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, ये वाला स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पॉसिबल है, यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। तो आइसोमर्स के लिए कम से कम 2 स्ट्रक्चर तो होने चाहिए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो है C4H10। तो C4H10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया बाई फंक्शनल, ये बाईवैलेंट। अब देखिए इसमें जो है इधर आपका इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, लेकिन इसमें एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल है। तो ये दोनों मेटामर्स हैं क्योंकि इनमें जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है बट पॉलीवैलेंट ग्रुप है, इनसे अटैच जो अल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट है, यहाँ पे जो है आपका डिफरेंट है। तो अल्काइल ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं तो हम उसको मेटामर्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 14 ब्रेविज लटाइस में आपको बताना है कि कितने ऐसे हैं लटाइस जिनमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरॉम्बिक में, यही 3 में जो होते हैं बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल होते हैं, तो आंसर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, यानी डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमर से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो इनके जो मोनोमर्स होने चाहिए उनमें C डबल बॉन्ड C होने चाहिए, यानी अनसेचुरेटेड होना चाहिए। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल है, देखिए ये जो है ये आपके क्या होते हैं एडिशन पॉलीमर होते हैं, बाकी सब के सब जो हैं यहाँ पे कंडेंसेशनल पॉलीमर है, तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए ये D2 NCERT का क्वेश्चन है और वो भी एक्सरसाइज में का नहीं है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th के, आप देख लीजिएगा, सेम डेटा दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाई ट्रांसमीटर इज। तो यहाँ से वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं, और फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू, और C का वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसको किलो हर्ज को हर्ज में बदल दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 219.3 तो मीटर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करे, वहाँ से डिस्प्लेस करे। तो ये देखिए ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है लेकिन एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये एक है ऑप्शन जिसमें दोनों मेटल है और एल्युमिनियम यहाँ से Cr को बाहर निकाल रहा है। तो इस तरीके से बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो बोला है कि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, ये गलत बात है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, वो कलर्ड भी होते हैं, और बाकी सब करेक्ट आंसर है। तो ये आपका इनकरेक्ट है। लैंथेनाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही है, और एक्टिनाइट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, तो ये भी बात सही है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और यहाँ से आपको बोला गया है कि डाइहेड्रल एंगल जो बताना है कि लिस्ट स्टेबल जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनके लिए। तो लिस्ट स्टेबल एक्लिप्स्ड होता है और उसमें जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एक्लिप्स है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों ग्रुप के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट जो है देखिए ये आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो सबका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको बना दिया गया है, सबका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। अब देखिए अगर आपको सबका मालूम नहीं है तो दो का भी मालूम होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे PCl5 का मालूम है कि 4 होगा, तो ए का 4 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी 2 ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर BF3 का पता कर लेते हैं। BF3 का होता है ट्राइगोनल प्लेनार, तो आपका D का 3, तो D का 2, तो D का 2 आपको इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सिंपल 11th का हाइड्रोकार्बन से है ये, ठीक है। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड है, और यहाँ पे हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो वही पूछा गया कि ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है सोडा लाइम में, तो CaO है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT की बुक से, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक रिएक्शन दिया गया है, टॉलुइन का रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ और CH2 के साथ बनता है, तो X बनता है, और एसिडिक मीडियम में जब इसको हम ले जाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, तो आपसे X पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बनता है, तो यहाँ पे अब जो आंसर है वो आपका ये वाला आंसर है, ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 1 को 2 से मैच करना है, तो यहाँ पे देखिए एसिड रेन, ठीक है, H2SO4 एसिड रेन से बनता है, और जब ये
मार्बल से रिएक्ट करता है तो उसको कोरोड कर देता है। तो सी आपका जो रिलेटेड है वो एसिड रेन से है। तो अब सी तो पता चल गया एसिड रेन है, तो सी को है इसमें देखिए, सभी सी को देखिए, और सी में 1 कहाँ पे है, तो एक ही जगह आपका डिफ्रेंशिएट हो गया, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो सी हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, आपको मैच करना है, ठीक है, 1 को 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए जो रिएक्शंस है, देखिए ये रिएक्शन बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं हैलो फॉर्म। तो आप 1-2 रिएक्शन तो याद रखिए और उसी से जो कंफर्म हो उसे मैच करने की कोशिश करिए। तो बी का हैलो फॉर्म होगा, यानी बी का 3 होगा, तो बी का 3 आप यहाँ से चेक करिए, बी का 3 एक ही जगह आपका डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है सिर्फ इसमें, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। बाकी आप एस्टेरिफिकेशंस भी आप जानते हैं कि अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो एस्टेरिफिकेशन होता है, तो सी होगा 4 का। तो एक और कंफर्म कर लीजिए, सी आपका 4 का, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास है मैच द कॉलम लिस्ट 1 से 2 के साथ, और ये आपको जो होता है यहाँ पे आपको म्यू निकालने का एक फार्मूला होता है, उसमें आपको करना है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में उसमें आयरन जो है +3 स्टेट में है और इसके साथ Cn जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। सेकेंड में बी में अगर देखिएगा तो वो भी +3 में है, लेकिन वहाँ पे H2O वीक फील्ड है। और आप सी में देखिए Cn स्ट्रॉन्ग है, और डी में देखिए, तो अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और इनका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये कर लीजिए। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 आ गया। अब देखिए +2 के केस में अगर आप देखिएगा तो इस तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, और +3 के केस में आपका 5 आएगा। अब देखिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, पेयर्ड कर देता है। तो Fe में आप कितना 5 देख रहे हैं, और जब ये पेयर्ड करेंगे तो ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, तो 1 आपका बचेगा। तो इस तरीके से इनका डाइपोल मोमेंट ये न्यू का वैल्यू निकालिएगा, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो 1.37 होता है, और इस तरीके से आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए का 4 बी का 1, तो ए का 4 देख लीजिए, ए का 4 बी का 1, ठीक है, तो डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, यहाँ पे आपके पास है एनिलीन के साथ 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है, और इसको हम लोग NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा इनके साथ। अब आपसे पूछ रहा है कि ये R क्या होगा, तो देखिए अब पानी अगर आप रखते तो यहाँ पे अल्कोहल आ जाता, ठीक है, HI रखते तो यहाँ पे I आ जाता, ठीक है, और KCN अगर रखते तो यहाँ पे CN आ जाता, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं आया है, तो आपका बचा हुआ आंसर जो होगा वो आपका, तो R का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा जी, तो डैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 92, प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको देखिए यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है और NaBH4 और अल्कोहल दिया गया। अब आपको याद रखना चाहिए कि NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन NaBH4 एल्डिहाइड को, कीटोन को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे ये ग्रुप अल्कोहल में बदला है, बाकी सब सेम होना चाहिए। तो देखिए ये अल्कोहल में बदल गया, यहाँ भी अल्कोहल में, तो ये गलत हो गया, ये अल्कोहल में बदल गया, ये भी अल्कोहल, ये गलत हो गया, ये अल्कोहल में बदल गया, ये भी अल्कोहल, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल में बदला और इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपसे पूछा जा रहा है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम जहाँ पे है, और यहाँ से पूछ रहा है कि कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, तो आप देखिएगा डी ऑप्शन जो है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, क्योंकि एक में 24 और एक में 23 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मोलार कंडक्टिविटी जो दिया गया है 0.007 एसिटिक एसिड का दिया गया है, एज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू सब दिया गया है। देखिए अगर आपके पास मोलार कनेक्टिविटी की बात करें तो ये दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं मोलार कनेक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिया। और यहाँ से हमने एक अल्फ़ा की वैल्यू पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड डिवाइडेड बाई
डाइल्यूट इन्फिनाइट डाइल्यूट पे जो मोलार कंडक्टिविटी होता है उसका रेशियो हम लोग लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये ब्रेक होगा तो C0 हुआ, जब इक्विलिब्रियम हो तो C से C अल्फ़ा गया, C अल्फ़ा, और इसको जब हम Ka निकालते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये इंटू ए डिवाइडेड बाई ए, तो इस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा को नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि ये वीक एसिड होता है और इसमें डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा तो K का वैल्यू होगा C अल्फ़ा, और इस वैल्यू दिया हुआ C का और अल्फ़ा का दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक आपका कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर 2 गैस को भर दिया गया है और उसका आपको क्या पूछा जा रहा है, तो उसका टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रेशर इक्वल्स टू होता है nRT/V, और टोटल प्रेशर का मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम और इंटू RT। तो टोटल मोल कैसे निकालते हैं, तो टोटल मोल निकालने के लिए जो भी मोल होगा उसको ऐड कर दीजिए, तो सबका मास दिया गया है तो इससे हमने मोल निकाल लिया, और यहाँ पे मोल निकाल लिया, R का वैल्यू पुट कर लिया और ये वैल्यू पुट कर लिया, और यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर दिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आएगा 25.21, तो ये आपका आंसर होगा C। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं और इसमें बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन 2 ऑक्टेन इन मोलार रेशियो, इनका मोल रेशियो दिया है 3:2। तो देखिए बेंजीन का जो आपका प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर दिया गया है 280 और ऑक्टेन का भी दिया गया है। तो जब दोनों को आप मिलाइएगा तो सॉल्यूशन का हमने पढ़ा था कि दोनों के P0 B इंटू एक्स बी प्लस P0 इंटू एक्स नॉट ऐसे निकालेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो इसका भी मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, और इस तरह से वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मोल दिया गया है, इसका 3 है और इसका 2 है, टोटल मोल निकाल लीजिए 5 होगा। तो जब आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालिएगा तो 3/5 करिएगा, इसका मोल फ्रैक्शन निकालिएगा 2/5, और इस तरीके से सॉल्व करिएगा तो 336 mmHg आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। द करेक्ट ऑप्शन, देखिए आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपेंशन में आपका डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं होता है, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, सी वाला जो होगा ये करेक्ट होगा। नीचे आपसे बोला है कि कौन नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखिए ये जो है ये नॉन पोलर है क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो देखिए ये वाला जो दिया गया ये बात सही है क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पीके वैल्यू दिया गया है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके वैल्यू में इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो पीके वैल्यू घटेगा। बाकी सभी जगह सही है, ये आंसर जो है आपका इनकरेक्ट है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कि द स्लोप और आर्हेनियस प्लॉट किया गया लॉग के वी वर्सेस K वर्सेस 1/T एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का वैल्यू आया है -5 × 10⁻³ K। द वैल्यू ऑफ द E ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, R का वैल्यू आपको पुट किया गया है, ठीक है। तो देखिए आर्हेनियस इक्वेशन हमको मालूम है, इसको हम लॉग के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया। तो वहाँ पे आप जब खींचिएगा तो जो y होगा वो ln K हो जाएगा, ठीक है, जो x होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1/T होगा, और जो m होगा वो माइनस ये आपका स्लोप हो जाएगा, और c जो होगा और c क्या हो जाएगा ln A होगा। तो m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -E/A/r, और E का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका स्लोप दिया हुआ है, और इसको हम यहाँ से इक्वेट करेंगे और E का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2021 का केमिस्ट्री का नीट का जो भी क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया।